नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे पाकिस्तान की दोहरी मुसीबत की, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात खड़ा है तालिबान की सेना। पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, बलूचिस्तान भी सेना के लिए बर्बादी का सबब बन रही है। लेकिन अब ये दोनों ताकतें मिलने जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बताएंगे आपको इसका पूरा आधार और इसकी पूरी ABCD। और आइए बात कर लेते हैं किस तरह से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ रही हैं। दरअसल बलोच लोगों ने काबुल के अस्पताल के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के अध्यक्ष और बलूच राष्ट्रवादी नेता हैदर मारी ने काबुल के हॉस्पिटल पर हमलों को लेकर पाकिस्तान की निंदा की। मारी ने काबुल में हमले को मानवता के खिलाफ एक तरह से अपराध करार दिया है। सोशल मीडिया पर जारी स्टेटमेंट में मारी ने लिखा है कि काबुल में हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, पाकिस्तान का असली चेहरा ये एक तरह से दिखाता है। मारी ने दावा किया कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता एक तरह से रही है। और मारी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति तभी संभव है जब पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान की जमीन, समंदर और हवाई क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। मारी ने दावा किया कि बलोच लोग पाकिस्तानी पंजाबी आक्रामकता के खिलाफ तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मारी ने बलूचिस्तान को एक राष्ट्र बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच में सहयोग से ही शांति और समृद्धि का भविष्य संभव है। और उन्होंने अफगानिस्तान के लिए अपने बंदरगाह के रास्ते खोलने की बात भी कही, ताकि अफगानिस्तान की पहुंच मध्य एशिया और यूरोप तक समुद्री रास्ते से पहुंच आसान हो सके। हालांकि अब तक पाकिस्तान दावा करता रहा है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। जाहिर सी बात है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान तक का साथ देने को तैयार हैं। आपको मैप के जरिए मैं समझाती हूँ, दिखाती हूँ बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए आखिर कितना ज्यादा अहम है। जो मैप अगर कहा जाए, खासतौर से अगर पाकिस्तान के मैप को आप समझेंगे, पहले तो आप इसे देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान का मैप है। इस चीज को समझिए, ये है बलूचिस्तान का हिस्सा, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, सिंध। अगर इसे मुख्य तौर पर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और गिलगित बाल्टिस्तान, यानी कि जिस पर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का कब्जा है। अलग अलग पॉइंट वाइज समझते हैं। नक्शे में साफ तौर से नजर आता है कि ये जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का सबसे अहम राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है और पाकिस्तान का लगभग 40% क्षेत्र में इसी का है। और इसकी सीमा कहां से कनेक्ट होती है? इसकी सीमा जुड़ती है अफगानिस्तान से, इसकी सीमा जुड़ती है ईरान से, और जबकि अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और ईरान से इसकी सीमा बिल्कुल कनेक्टेड है। जबकि पाकिस्तान की जो जलीय सीमा है उसका एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में ही एक तरह से नजर आता है, वो अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो। जबकि पाकिस्तान की जो स्थिति की अगर मैं बात करूं, बलूचिस्तान का ये हिस्सा है और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अहम है। चीन के सीपेक का भी एक तरह से हिस्सा ये माना जाता है। पाकिस्तान के लिए अगर बात करें, बलूचिस्तान की सीमा जब ईरान से कनेक्टेड है और बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनियों को खनन की इजाजत दी है। यानी अगर यहां अमेरिका कंपनियों के लिए अगर ये कहा जाए कि अमेरिका सेना पहुंचाती है तो उनकी पहुंच जो है वो ईरान तक हो सकती है और इसके साथ ही अफगानिस्तान तक भी उसका एक्सेस हो सकता है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है और यहाँ पर भी भारी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब अगर आप मैप को देखें उधर की तरफ, तो गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का जो इलाका है, ये भारत का जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और मैप में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत आपको नजर आ रहा है और साथ में सिंध प्रांत जो आप देख रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का भी जो करीब का हिस्सा है, वो इस्लामाबाद एक तरह से उसके मौजूद है बहुत करीब। कुल मिलाकर पाकिस्तान में केवल पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में ही कुछ हद तक सरकार और सेना का कंट्रोल नजर आता है। बाकी अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, गिलगित बाल्टिस्तान की बात की जाए, तो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं जहाँ पर विरोध नजर आता है। जबकि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। साफ ये है कि पाकिस्तान की सेना की हरकतें अब अफगानिस्तान और बलूचिस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे।
ये कहा जाए कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों को करीब ही एक तरह से पाकिस्तान की सेना की हरकतें लेकर आ रही हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल तो यही कि क्या पाक सरकार और सेना कुछ कर भी पाएगी या फिर पाकिस्तान में जो एक बार 1971 वाला इतिहास था वो एक बार फिर से दोहराता हुआ नजर आता है। बड़े सवाल हैं, क्या बलूचिस्तान के लोगों का ऐलान उनका पाकिस्तान के प्रति गुस्से को दर्शाता नहीं है? क्या पाकिस्तान सरकार बलोच और टीटीपी की मांगे मानेगी, और अगर नहीं तो आखिर उनके सामने क्या रास्ता है? क्या मुनीर सेना इतनी कमजोर है कि बलूचिस्तान और तालिबान लड़ाकों का सामना वो कर पाए? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच एक्टिविस्ट अहमद मस्तिकान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जिल्लई हैदर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और भी खास मेहमान कनेक्ट होंगे, उनसे भी आप सभी को मिलवाऊंगी। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं लेकिन चर्चा की शुरुआत इस बार जिल्लई हैदर से करना चाह रही हूँ, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हैदर साहब, जरा ये समझाइएगा कि पिछले कुछ वक्त से जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, चाहे बात बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, लेकिन अब जो बलूचिस्तान के जो तमाम एक्टिविस्ट हैं, बलूचिस्तान की आवाम अब पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों पर लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पर तो आवाज उठाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जो 400 लोगों की हत्या की गई उसकी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब अफगानी और बलूचिस्तानी एक साथ आ रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया तो ये 1:1 की जगह 11 बनकर या 11 बनकर मुसीबत नहीं खड़े कर देंगे? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। आपने कई सवालात किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वक्तन फवक्तन आपके तमाम सवालात के जवाब जो है वो आसानी से दे सकूं। पहले ये आपने बात की कि जो टीटीपी और दीगर जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ पर वो मिल के जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, तो देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो है वो गैर मुल्की मदाखलत के बाद जो है वो की पाकिस्तान एक अरसे दराज से जो है वो दहशत गर्दों का और दहशत गर्दियों का सामना कर रहा है। कई बम धमाके हुए, खुदकुश हमले। एक वक्त था कि पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो तहरीक तालिबान और दीगर एक्टिविस्ट जमातें जो कि मुख्तलिफ जगहों पे गैर मुल्की सपोर्ट से काम कर रही हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ौज है या दीगर इदारे हैं उन्होंने मिलकर कई कुर्बानियाँ भी दी हैं, कई नुकसानात पाकिस्तान को इसको उठाने पड़े हैं, जिसमें पड़ोसी मुल्कों का हाथ है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की ना ही अवाम ने और ना ही फ़ौज ने जो है वो घुटने नहीं टेके और आज तक वो लड़ रहे हैं। जहाँ तक आप अफगानिस्तान में 400 आदमियों की वो बात कर रहे हैं जो वाक़या पेश आया है, देखें पाकिस्तान की अगर आप इस तरह के वाक़यात की बात करें तो इसमें जो हलाकतों की तादाद है वो हज़ारों में जाती है, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान फेस कर रहा है और उनका मुकाबला कर रहा है, चाहे वो फोर्सेस के हेडक्वार्टर पे हमले हों, चाहे वो स्कूल के बच्चों पे अटैक हो या वो पब्लिक प्लेसेस पे अटैक हो। तो देखिए पाकिस्तान की फ़ौज एक मुल्क की फ़ौज है और वो मुकाबला करना अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पूरा बलूचिस्तान एक तरफ है और पाकिस्तान एक तरफ है। ये कहना बिल्कुल गलत साहब, अगर पाकिस्तान के घर के अंदर इस तरह से मुसीबतें हैं, बड़े हमले हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की कमी नहीं है क्या? उनका ये कहा जाए उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस है उसकी लो परफॉर्मेंस को नहीं दर्शाती। कभी आप कहते हैं कि घर के अंदर घुसकर ये हमले हो जाते हैं, कभी मस्जिदों में हमले हो जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये सीधे सीधे आप विक्टिम कार्ड पेश कर देते हैं। ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं है क्या? यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई में खटपट भी है? नहीं, देखें ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस सब पाकिस्तान की ना ही अवाम में ना ही आईएसआई में कोई दूरियां या कोई फासले नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और बाखूबी कर रहा है। जहां तक घर में घुसने की बात है, देखें जहां तक जो गद्दार होते हैं उन पे गैर मुल्की एजेंट जो है वो हाथ रखते हैं, अपना एजेंट बनाते हैं पैसों के एवज। और आप देखें पाकिस्तान में जितने भी ये धमाके हुए हैं, जिनके खुदकुश हमलावरों के सर मिले हैं या उनकी बॉडीज मिली हैं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है, तो वो बहुत से अक्सरियत जो है वो गैर मुल्कियों की थी। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें आ गई हैं। और जहाँ तक ताने बाने हैं वो भी प्रूफ के तौर पे दिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि वो किन किन लोगों से उन पे कॉल पे बात हुई है, किस मुल्क में उनसे उनको इंस्ट्रक्शन मिलती रही, कहाँ से पैसे फंडिंग हुई है। तो ये कहना कि जब जो सबूत हिंदुस्तान पेश करता है आप उसे दरकिनार कर देते हैं, अपने सबूतों को आप बिल्कुल मुहर लगाने के साथ में बात करते हैं। मैं अन्य गेस्ट का रुख करूं, लेकिन दर्शकों को बता दूं पाकिस्तान से एक और खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। जहांगीर कलहोरो पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जहांगीर जी इस चर्चा में। लेकिन मैं चाहूंगी यहाँ पर अहमद मस्तिकान जी का रुख करते हुए, बाकी
फिर मैं रक्षा विशेषज्ञों का रुख करूं। लेकिन अहमद मस्ती-खान जी, एक बात बताइए, यहाँ पर जिस तरह से बड़ी बातें अभी हैदर साहब ने कही है कि भाई ये तो जो गैर मुल्क के लोग हैं वो आते हैं, दाखिल होते हैं, वो आखिर गैर मुल्क की तरफ किसको इशारा कर रहे हैं, बीएलए को या फिर टीटीपी को? और दूसरी तरफ ये कि अब अगर बलूचिस्तान के ही जो तमाम ये नेता या फिर वहां की आवाम ये कह रही है, अफगानिस्तान में हुए हमलों की अगर निंदा कर रही है और कह रही है कि हम साथ में आएंगे, तो क्या ये कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए? नैना जी नमस्कार। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं पत्रकार रहा हूं, मैं 86 से पत्रकार हूं, जी सहाफी हूं, तो प्लीज भूलिए ना आइंदा। जरूर सर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो तो फिर तो हमारे आप ज्यादा दोस्त बेहतर हैं, तरीके से बता पाएंगे बलूचिस्तान के हालात, ग्राउंड रिपोर्ट्स किस तरह की रही हैं अभी तक के इतिहास में? देखिए हमारे ये इन्होंने कहा कि गैर मुल्की चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो गैर मुल्की एजेंडे पे तो आसिम मुनीर साहब काम कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था सितंबर के महीने में कि अगर हमें बगराम नहीं दिया जाएगा तो बहुत बुरा होगा। और आपने देखा पूरे रमजान के महीने में, जो मुकद्दस महीना होता है, वहां पर अफगान औरतों और अफगान बच्चों का खून बहाया गया एक ऐसे फौज की तरफ से जो कहता है कि हम अल्लाह की फौज है। ये अल्लाह की फौज नहीं है, ये अमेरिका की फौज है। इनको ये जो नारा है अल्लाह अकबर, ये इनको ये जेब नहीं देता है। इनको कहना चाहिए अमेरिका अकबर। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने शिया हजरात से मुलाकात की, इस मनहूस जनरल ने, और उनको कहा कि यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं करें, अगर आपको एहतजाज करना है तो ईरान चले जाएं। भाई आप लोगों को शायद इल्म है, ये खुद ही जलंधर का गंदा अंडा है। इसका कोई वहां पर कोई किसी किस्म की स्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान में। ये बिल्कुल ही कहीं का पता नहीं कहां से आया हुआ है, इसको हम कोई नहीं जानते हैं। पंजाब में भी अच्छे लोग इसको नहीं पहचानते हैं। कहीं से अमेरिका ने और इजराइल ने इसको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया हुआ है। अफगान हमारे भाई हैं। अफगानों और हमें हजारों साल पुराने रिश्ते मौजूद हैं। मेरे अपने नैना जी, मेरे अपने बांजे भतीजे आधे अफगान हैं, आधे बलोच हैं। हमारी शादियां हैं एक दूसरे के साथ। ये किस किस्म की बात कर रहे हैं इन्होंने? देखें सारा का सारा तो आपके पाकिस्तान पाकिस्तानी भी हैं, मुझे लगता है सिंध प्रांत के, पंजाब प्रांत के, अलग अलग प्रांतों के, और लेकिन उनसे भी बड़ी नाराजगी है आपकी। अपने तो आपके ये भी रहे हैं। देखे इन्होंने, इनका क्या करना है? ये पंजाब ये जो पाकिस्तान है दरअसल ग्रेटर पंजाब है। ये नाम जो है ना फेक नाम है, ये दूसरों के ऊपर कब्जा करने के लिए नाम रखा हुआ है। मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पर जो लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक जो जाता है ना, वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कोई अलग स्टोरी है, वो एक यूरोप बना हुआ है। और बाकी पाकिस्तान के लोग इंतहाई खराब हालत में आज जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने सब में ज्यादा दुनिया में गैस की जो प्राइसेस, अच्छा वैसे आपकी बात पे कुछ जहांगीर कल्होड़ो कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं सवाल पूछूं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान से जुड़े आप सभी खास मेहमानों को ईद की भी बहुत शुभकामनाएं हैं हिंदुस्तान से। ये ईद आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहे, लेकिन अफगानिस्तान और ये कहा जाए कि बलूचिस्तान अगर एक हो रहा है तो क्या मुश्किल बढ़ रही है जहांगीर? जी सबसे पहले नैना, मेरी तरफ से इंडिया टीवी देखने वालों और सब मेहमानों को सलाम और ईद मुबारक। ईद मुबारक। और मैं छोटा सा शटअप कर दूंगा मस्ती खान साहब को कि अपने अल्फाज का, प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, अपने अल्फाज का ख्याल रखें। ये जो आप जो है अनाप शनाप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ के लिए, प्लीज आप नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हुए अपने अल्फाज को सीधा करें, वरना हमें सीधा करना आता है। नैना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप हमें बुलाते हो तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी जो है नहीं अभी ऐसा अभी हालांकि हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो, लेकिन मैंने ऐसा अभी तक कुछ पाया नहीं जो बहुत विवादित इस तरह का रहा हो, लेकिन आपने हो सकता है सुना हो।
कोई नहीं, बताइए। मेरा रिस्पॉन्स सुन ले। मस्ती खान साहब, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जो है ना बड़ा जो है लाइनें जो है क्रॉस कर जाते हैं। तो मेहरबानी करें, अगर आपको जो भी है प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, क्योंकि आप बड़े सीनियर हैं। आपने अभी बोला कि मैं साफ ही रहा हूँ 86 से, तो प्लीज मेहरबानी करें, मैं आखिरी मर्तबा आपको कह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान पे जीत जो है अच्छी गुजरे, बड़ी मेहरबानी। आपका सवाल था गालिबन अफगानिस्तान के हवाले से। देखें, अफगानिस्तान में हम जो कर रहे हैं, तो चीखें जो है कहीं दूर तक बीएलए की, टीटीपी की निकलती है। वही हम सालों से टीटीए को कह रहे थे, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को, कि सुधर जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, और जो आपने आतंकवादियों को, फितरतुल खवारिज को और फितरतुल हिंदुस्तान को शेल्टर दिया हुआ है, आशीर्वाद दिया हुआ है, उसको दूर करें। जब उन्होंने नहीं किया तो हमने उनको ठोकना शुरू किया। अब जब हमने इनको किया है, मारना शुरू किया है, तो सिर्फ ये चीखें वहां तक नहीं जा रही, कुवैत तक जा रही है, कतर तक जा रही, सऊदी अरब और इवन अब चाइना के पास ये चले गए हैं, माफी मांग रहे हैं कि हमें खुदारा इनको बोले कि हमारे ऊपर बमबारी नहीं करें, हम इनको बीएलए के दहशतगर्दों को और टीटीपी वालों को निकाल रहे हैं। तो लिहाजा हमारी फौज ने अब कमिटमेंट कर लिया है कि जहां पे भी पाकिस्तान के दुश्मन छुपेंगे, वहां पे घुस के हमने मारना है, चाहे वो बीएलए वाले हो, चाहे टीटीपी वाले हो। अच्छा, दूसरी बात ये सुन ले, फिर आप इंटरप्ट कीजिएगा। देखें, जब से हमने ऑपरेशन शुरू किया है, उसमें 1.5 महीना हो गया, 45 दिन हो गए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसमें कोई नाखुशगवार वाकया एक भी नहीं हुआ। अदरवाइज डेली हमारे जहांगीर, कम से कम ईद जैसे पाक मौके पर तो सच बोलिए, वरना रमजान के रोजे जो रखे गए हैं खुदा वो भी नहीं स्वीकार करेगा। कम से कम एक बात तो सच बोलिए। आप कह रहे हैं कि 1.5 महीनों में इन ऑपरेशंस में कुछ भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, 400 लोगों की हत्या कर दी गई। अस्पताल में जो लोग थे, ऑपरेशन की जब शुरुआत की गई थी तभी एयर स्ट्राइक में कई मासूम परिवारों को पूरी तरह से हटा दिया गया। मैंने आपको अभी तक नहीं टोका, क्योंकि आपको शिकायत होती है कि मैं आपको टोक देती हूं, लेकिन मैंने आपको अभी तक नहीं टोका। जिस तरह से जो तमाम रिपोर्ट्स हैं पूरी दुनिया के सामने है, वो तस्वीरें मलिक साहब जरा बताइएगा, ये जरा समझाइएगा कि इन 1.5 महीनों के ऑपरेशंस में आखिर क्या खोया, क्या पाया। और अगर आप इतनी ज्यादा वकालत करते रहे इन ऑपरेशंस की, तो कल ही की तस्वीर थी जब हम चर्चा कर रहे थे कि आईएसआई और सेना के बीच में ठन गई है। वो कह रही कि भाई आपका इंटेलिजेंस फेल है। आसिम मुनीर की काबिलियत पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जहांगीर जी, कर्नल साहब, कर्नल मलिक। नैना जी, आपके सभी दर्शकों बहुत सारा सादर नमस्कार। देखिए, पाकिस्तानी जो मेहमान बोल रहे हैं, ये उनका विचार है और उनको अपने देश को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक देखा जाए उनकी ना लेफ्ट राइट बाउंड्रीज तय हैं कि इसके बीच में बोलना है। चलिए, मैं पर्सनली उनके पास नहीं आऊंगा, मैं अपना एनालिसिस देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सेना के अंदर आईएसआई और पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वहां पे, इनके बीच में एक तरह से रिफ्ट है। और रिफ्ट इसलिए कहते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानेंगे इस बात को, मत माने। हम तो देखो पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो को पढ़ते हैं, उसके बीच में से जो डॉट्स निकलते हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट करके और तब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप ऐसा है, ऑफ सिंदूर से लगा लीजिए, बवाल मचा हुआ है ऑफ सिंदूर की जो इंटेलिजेंस फेलियर हुई। इंटेलिजेंस फेलियर में इनको ये नहीं पता चला कि भारत किधर से आना है। इनको लगा है कि शायद भारत आएगा, 1-2 एयर स्ट्राइक करेगा और निकल जाएगा, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भारत किस हद तक जा सकता है। और जो इनका एक धमकी थी कि हम न्यूक्लियर पावर इस्लामिक उम्मा है, इस्लामिक देश के और इस्लामिक उम्मा के बड़े लीडर हैं, हमने इस मिथक को ऐसा धराशायी किया कि वो कभी दोबारा से सर नहीं उठाएगा। और हमें उसकी ज्यादा फिक्र पहले थी, लेकिन एक जिम्मेदार देश होने के नाते पूरे वर्ल्ड फोरम के अंदर हम अपना व्यवहार बड़ा संयत रखते थे। लेकिन क्या होता है, सॉफ्ट नेशन होने का हमको बड़ा नुकसान हुआ है, और सॉफ्ट नेशन का तबका हमने पिछले 80 साल से झेला है। और इस जो सॉफ्ट नेशन जो सर्पदंश जो हमको मिला है, इस सांप ने हमको बार बार डसा है, और हमने फिर भी ये है कि इसकी मरम्मत पट्टी करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ, उनके लीडर्स के साथ, यानी उनके प्रधानमंत्री के साथ 98 का केस ले लीजिए, हम गले मिल रहे थे, पीछे से हमारी बीच में छुरा भोगा जा रहा था। और भौंकने वाले कौन? देखिए, आर्मी के जनरल, उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमको नहीं पता जनरल साहब क्या कर रहा है। जनरल साहब कहते हैं इनको पता है सब कुछ कर रहा है। इसका मतलब है या तो दोनों बदमाश है, या उन दोनों के बीच में ऐसी रिफ्ट है कि उनको पता है नहीं कि लेफ्ट हैंड क्या है, राइट हैंड क्या है। कहानी ये आ रही है कि आईएसआई को बोला गया है कि यू नाउ परफॉर्म और पेरिश। आपके द्वारा गए इंटेलिजेंस, जो कहते हैं ना दुनिया की नंबर 1 आपकी आईएसआई है, ठीक है, आपकी जो आईएसआई है वो आपको मुबारक है, हम उससे कोई ज्यादा बोलना नहीं है, हम अपने काम पे लगे रहते हैं। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर बलूचिस्तान पे फेल हो रही है, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर आपकी अफगानिस्तान पे फेल हो रही है,
और आपकी इंटेलिजेंस आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पूरे पे फेल हो रही है। और ठीक है, आपकी सेना काम करे क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज सेना है, एक देश की सेना है, आपके पास एयरफोर्स है। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है। बलौच बेचारे लग रहे हैं, उनको उठाकर गरीब करके आपको उनको मार मूर के हेलीकॉप्टर से ऊपर फेंक दिया जाता है। कहीं उनकी लाशें मिलती हैं, पहाड़ों में मिलती है, कहीं दर्रों में मिलती है। तो ये तो ये कोई नया खेल नहीं है, ये तो पूरे जग जाहिर है। 2025 के अंदर तकरीबन 1450 बलोचिस्तान से गायब हुए हैं, जिनका आज तक नहीं पता है। खैर, आपकी सरकार जाने और आपके आर्मी जाने। दूसरी बात ये आती है कि एक और कहानी आ रही है। जी मैं इसको अगर ईरान से नहीं जोड़ू ना, तो ये तो बातचीत हमारी ये थोड़ी अधूरी है। जी जी देखिए नैना जी, अभी जो एक वक्ता बोल रहे थे, शायद जो बलोच भाई साहब है वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने आमिर साहब, ये उनके मुनीर साहब ने शिया नेता और धर्मगुरुओं को बुलाया और उनको अच्छी तरह से डांट पिलाई है। डांट पिलाई है ना, उनको डोज दी गई है। उनको ये बोला है कि अगर आपने मुंह खोला तो जाइए ईरान में चले जाइए, अगर आपको इतना प्यार है। देखिए, ये फॉल्ट लाइंस पहले से रही है कि जहांगीर शिया शायद इस सुन्नी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जहांगीर, अभी इफ्तार पार्टी का ही हाँ। जिक्र वाकया है ये जो कर्नल मलिक बता रहे हैं। जी देखिए, उनको बोल दिया गया है, उनको देखिए घंटा भर का प्रीच दिया गया है, उनको बुलाया गया है, इफ्तार पार्टी पे बुलाया गया था और उनको 1-1.5 घंटा उनको अच्छी खासी उनकी क्लास ले ली गई है। जो है जी जहांगीर साहब, मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद आप बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो नैना जी, बात ये है कि अभी पाकिस्तान का रोल ईरान के खेल में आना ही आना है। वो कैसे आएगा, मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। देखिए, जब पैसा दिया गया है ना मैम, पैसा दिया है, अमेरिका एक इन्वेस्टर है, अमेरिका कोई भला करने वाला एनजीओ नहीं है। अमेरिका ने जो मुनीर साहब को जो पैसा दिया, उसको पैसों को सूद समेत वसूला जाएगा। और सर यही तो वजह है, देखिए ना, खासतौर से एक तरफ यहाँ पर गलबैयां करते हैं पाकिस्तान, शायद इस बात को समझ नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के लिए ही अमेरिका की इस रिपोर्ट में कह दिया गया कि भाई अमेरिका के लिए बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान। वैसा ही थ्रेट जैसे ईरान को बताया था, ईरान का क्या हाल किया है अमेरिका ने, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन मैं साहिद सर आपका रुख करते हुए मुझे एक बात, इस बात को जरा समझाइएगा। अगर बार बार, क्योंकि हमारे साथ में जो पैनलिस्ट बैठे हैं बीएलए को लेकर बार बार हिंदुस्तान पर आरोप मर देते हैं, इनके घर में जब कुछ होता है तो हिंदुस्तान को पर आरोप मर देते हैं। बलूचिस्तान की जो पूरी जो बॉर्डर एरिया है, वो मैं चाहूंगी मैप एक बार जरा दिखाएं। जो पूरा बॉर्डर एरिया है वो अफगानिस्तान से कनेक्ट होता है, ईरान से कनेक्ट होता है। तो क्या इतना ज्यादा एक्सेस, या ये कहा जाए कि इनके इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी इतनी ज्यादा लूज है कि कहीं से कोई तीसरा व्यक्ति जिस क्षेत्र से हिंदुस्तान की बॉर्डर तक कनेक्ट नहीं होती, उसको ये टारगेट कर देते हैं। और इसके अलावा ये बलूचिस्तान आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? खासतौर से अगर अफगान और बलूचिस्तान एक साथ हो गए तो पाकिस्तान के साथ साथ क्या ईरान और अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगी? सर ऑडियो अनम्यूट कर लें सर प्लीज। ईद की मुबारक सबको। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं अपने ट्रैक पे बरकरार रहूंगा कि इस डिस्कशन का एक रोल होता है। पाकिस्तान की जनता आवाम भी देखती होगी, शायद इंडिया में भी हम देखते हैं। तो उसमें हमें ये समझना पड़ेगा नैना कि ये किन्हीं कारणों से, मेरे को मेजरली लगता है कि करप्शन इन पाकिस्तानी मिलिट्री के कारणों से ये इनकी क्राइसिस सोशियो इकोनॉमिक है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसका जियोपॉलिटिकल या मिलिट्री सोल्यूशन ये खोजते हैं। ये जो पूरा मुद्दा है अफगानिस्तान बलूचिस्तान का, या कुछ हद तक पीओके का भी अगर आप देखें, बाल्टिस्तान वगैरह, वहां पे इनकी जो करंट स्टेटस है इकोनॉमी की, उससे रिकवर करने का शायद इनके थिंक टैंक को एक तरीका लगता है कि बलूचिस्तान एरिया में, बॉर्डरिंग अफगानिस्तान में जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनको बेचकर, अमेरिका को और चाइना को बेचकर हम बेल आउट कर जाएंगे। क्योंकि बाकी बजट में इनके जितने सैंक्शंस होते हैं मिलिट्री ओरिएंटेड होते हैं, और उसमें से भी कितना मिलिट्री पे यूज होता है और कितना मिलिट्री के करप्शन पे यूज होता है, ये इस नेशन को समझना पड़ेगा। अब इन्होंने उस इलाके में, बलूच इलाके में, बलूचियों को पूरा हेल्प करने के बजाय वहां पे चाइनीज कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज जो कनाडा के थ्रू ऑपरेट करती है, उनको खनिज पदार्थों को ले जाने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आपको जितना लेना है ले जाओ, एज इफ बलूचिस्तान इनका नहीं है। और ये क्विक सोल्यूशन चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। इस वजह से बलूच इनसे नाराज रहते हैं, इनके अफगानिस्तान से हिस्टोरिकल। नाउ दूसरी बात जो इनको नहीं समझ आती है, पता नहीं इनके लीडरशिप को क्या प्रॉब्लम है। मैं पाकिस्तान की आवाम के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, अच्छे लोग हैं, हमारी तरह के हैं। वहां पे ये पुलिस का जो इंटरनल लॉ एंड सिक्योरिटी, बलूच इनका अपना इलाका है, वहां ये आर्मी भेजते रहते हैं, वो नहीं समझ में आता। आप अफगानिस्तान के अंदर घुस के आर्मी और एयरफोर्स करो, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उसमें भी सिविलियन टारगेट्स को गलत करते हो।
एक घर के 30-40 लोगों को मार दिया बम्बार्डमेंट में। कुछ दिनों बाद एक एसाइलम, मतलब वो पूरा हॉस्पिटल नहीं था, खास तरह के स्पेशल मरीजों का हॉस्पिटल, उसमें 300-400 लोगों को मार देना, ये बारबेरिक है। और ये इनकी एयरफोर्स बेहतर समझेगी कि उन्होंने क्या सोच के किया है, क्योंकि इससे डेफिनेटली वहां का जो कंदहार बेस्ड हेडक्वार्टर्स है अलबदर का, वो क्वेटा तक जाने को तैयार है इनके कोर को मारने के लिए, इनके पुलिस को, इनके आर्मी को मारने के लिए, फिदाइन अटैक करने के लिए। इनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस को हैंडल करने दे, बलूचिस्तान में लोगों को भागीदारी बढ़ाएं कि आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गेन करोगे, यहाँ से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। चाइना को ब्लैकमेल, ये चाइना और अमेरिका के साथ इतना ज्यादा ये नेशन ब्लैकमेल हो रहा है, और वो तो यूज एंड थ्रो वाले, दोनों कंट्रीज यूज एंड थ्रो के, सारा कुछ निकाल लेंगे, उसके बाद आपको रबल में छोड़ के चले जाएंगे। क्या इतनी बात ये इनकी लीडरशिप को पता नहीं चलती कि एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जियो पॉलिटिकल तरीके से या मिलिट्री तरीके से अंधों की तरह चाइना को राइट्स दे रखा है, सीईपीटी बना लो, वहां से जो खनिज ले जाना है ले जाओ, लेकिन हमें कुछ पैसे दे दो। अमेरिका को भी उसी इलाके में छोड़ रखा है, जो कुछ निकालना है निकाल कर ले जाओ। और उसके बाद लोकल लोग जब नाराज होते हैं तो उनके ऊपर मिलिट्री पावर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पुलिसिंग। पुलिस पकड़ के ले जाए, खोज करो किसने क्या किया उनको। तो ये जो मिक्सअप हो गया ना, इनके यहाँ एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है कि मिलिट्री इतना ज्यादा इन्वॉल्व है इंटरनल सिक्योरिटी में, जो कि पुलिस का, होम डिपार्टमेंट का महकमा है। ये बात पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। नैना, इस पे कोई शक नहीं सर, लेकिन वो शायद समझने को तैयार हो तभी तो बात है। अगर कोई समझने को तैयार नहीं तो कैसे? और यही वजह है कि हैदर साहब, अब क्या वो वक्त आ चुका है जो वाकई में ये कहा जाए जो गलतियां हैं उन्हें सुधारा जाए, वरना 71 जैसा हाल हो जाएगा। जैसे हालात थे नाराजगी के बाद में बांग्लादेश तो टूटा ही टूटा। अब एक तरफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, वो लगातार पाकिस्तान की सेना और सरकार के प्रति नाराजगी जता रही हैं। और अभी जो हालात हैं आईएसआई और सेना के, उनमें भी ठनी हुई है और ऐसा लगता है कि फिलहाल वो अब सामना करने में सक्षम नहीं है। देखिए, आपकी आवाज़ एक तो मुझे बहुत स्लो आ रही है, काइंडली थोड़ा जोर से बोलें ताकि मैं आपकी का सवाल सुन सकूं और उस पर फिर प्रॉपर जवाब दे सकूं। अच्छा, मुझे लग रहा है तो यही वजह है कि शायद आप गेस्ट के भी जवाब सुन नहीं पा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इशारा किया, शायद आपकी जो टीम बैठी हुई है आईटी की, उनको समझ में नहीं आया कि मैंने उनको बताया कि थोड़ा सा आवाज मुझे आपकी आ नहीं रही। ठीक है, मैं अभी ठीक करवाती हूँ सर। मैं जब तक अमर जी का रुक करती हूँ, एक बार हैदर जी का ऑडियो जरा चेक करवा के दोबारा कनेक्ट करवाते हैं। लेकिन अमर मस्तिकान जी, ये हालात क्या एक बार फिर से बांग्लादेश वाली परिस्थितियों को दर्शा रहे हैं क्या? 1971 में भी ऐसे ही हालात बने और बांग्लादेश अलग हुआ था, तो क्या वो वक्त आ चुका है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के लिए भी? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, 1971 मार्च के महीने में ही इनके फौज ने, रेंटर आर्मी ने वहां पर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, जिससे जो है फिर आपके यहाँ हम उनकी बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, मोहतरमा इंदिरा गांधी। हम बलूचिस्तान के लोग उनसे बहुत ज्यादा अकीदत रखते हैं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने आके जो बंगाली औरतों की जो इस्मत दरी हो रही थी, लाखों औरतों की, वो उन्होंने बचाई। और जो बंगाली अवाम का जो खून बह रहा था उन्होंने, और मेरा लाखों सलाम आपके जनरल फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ को। मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की और क़यादत भारत में दोबारा पैदा होगी, जो हमारे लिए भी इस पाकिस्तान की फौजी जिहादी जनरलों से हमारी जान छुड़ाएगी। हमें देखें, हम जो बलूचिस्तान के लोग हैं, हम हिंगलाज माता टेम्पल के रखवाले हैं। हम इनके लिए भी, अपने इन दुश्मनों के लिए भी हमारी ख्वाहिश अच्छी है, जैसे कि आप लोगों की हमेशा रही है। हम चाहते हैं, इनको देखें, इनकी बेवकूफ़ी को अब कौन क्या कहेगा। नैना जी, अक्टूबर के महीने में इमरान खान ने कहा कि मुझे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दे, मैं इन तालिबान से बात करके तालिबान के मसले को सॉल्व करूंगा, उन्होंने कहा। और तालिबान ने भी इसकी खैर मकदम की। आपको मालूम है कि हम इमरान खान को, क्योंकि वो तालिबान से इतने करीब थे, बात क्यों नहीं बनी? बात कहाँ पर अटकी है ऐसी? क्योंकि अभी बातचीत के लिए तो अभी भी हाल ही में पाकिस्तान ने अपने 3 दूतों को भेजा था। ये बात अलग है कि वो भी आतंकी बैकग्राउंड के रखे हैं, ब्लैकलिस्टेड रहे हैं, उनके ऊपर तमगे रखे हैं।
भाई बात यह है कि आसिम मुनीर को उनके आका जो हैं, जो वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, इंतहाई घटिया किस्म के आका, वो जिसको कि अमेरिका में इंतहाई अनपॉपुलर है इस वक्त ट्रंप ने उसको बड़ी जो है ना 10 मरतबा उसकी तारीफें की इस घटिया जनरल की। कभी कहा कि बड़ा बहादुर है, कभी कहा कि ये बड़ा शरीफ है, कभी कहा कि यही बड़ा बात अच्छा है कि है। अक्सर सिर्फ बातों बातों में या ये कहा जाए सबने अपने मौकों को ध्यान में रखते हुए चीजों को, परिस्थितियों को देखा है। मैं यहाँ पर साहिल जी का एक बार रुख करते हुए समझना चाह रही हूँ। हैदर जी को एक बार आवाज चेक करवा लीजिएगा, क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है? हैदर साहब, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अब आवाज क्लियर आ रही है आपकी। ठीक है। अच्छा, आप ही मुझे जरा ये बता दीजिए कि अब जिस तरह से हालात हैं, अब उसको लेकर तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बलूचिस्तान और टीटीपी या तालिबान एक साथ नजर आ रहे हैं और वैसे ही अलग अलग मोर्चों पर हैं। आने वाला वक्त क्या दर्शा रहा है? क्या बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा या फिर सुधारने के लिए कोई बातचीत या कोई मोड ऑन रख रहे हैं आप? देखें, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुश्किल दरपेश आ रही है, लेकिन मुझे और जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान को मुश्किलात नहीं, बल्कि लोग जो सुन रहे हैं, जो लोग ये सिचुएशन और ये पोजीशन देख रहे हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जहाँ तक जनरल आसिम मुनीर साहब की बात है, तो उनकी क़यादत में आप देख सकते हैं कि तालिबान को पहले तो तंबीह की गई, उनको बताया गया कि वो होश के नाखून लें और इस तरह की जो दहशतगर्द कार्रवाइयां पाकिस्तान में की जा रही हैं, जो मासूम शहरियों को, जो फोर्सेस को, जो बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे बाज आए। जब वो बाज नहीं आए, लेकिन तमाम के तमाम सबूत बात तो यही है कि लगातार ऐसी घटनाएं अगर देश के अंदर हो रही हैं, तो क्या उनके इंटेलिजेंस नहीं होते? क्या उनकी जानकारियां नहीं होती? यही तो बात। आपके यहाँ मस्जिद के अंदर लोग फिदाइन बन जाते हैं, आप टीटीपी के लोग अगर अंदर आ जाते हैं, बीएलए अगर ऑपरेशन को अंजाम दे देता है, हेरॉफ को भी, तब भी उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप सवाल सुनने के बाद जब हम आपका सवाल सुनते हैं हौसले से, तो आप भी इतना हौसला रखें कि जवाब तो सेटिस्फैक्टरी दीजिए। आप ही से तो सवाल पूछ रही हूँ मैं। आप जवाब सुने तो जब भी तो सेटिस्फाई होंगी आप जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है, अब लोग दहशतगर्द अफगानिस्तान में मर रहे हैं, दहशतगर्द दूसरे मुल्क में मर रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है। आप जवाब तो सुने मेरा। आप सुनिए हैदर जी, किसी अस्पताल में मिसाइल गिराना ये मानवीयता की हत्या होती है। सुनिए, ये आपकी इंसानियत खत्म हो गई होगी। आपने जिस तरह से ऑपरेशन के नाम पर कई परिवारों को पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। आपके लिए क्या छोटे छोटे बच्चे दहशतगर्द हैं, महिलाएं दहशतगर्द हैं? जरा खौफ खाइए, जरा कुछ तो जरा सोचकर बोलिए। खौफ खाए ना। आप ये बताएं कि जो दहशतगर्द वहां मर रहे हैं अफगानिस्तान में, जब उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान की मसाजिद पे और फोर्सेस पे, जब हिंदुस्तान को तकलीफ नहीं हुई, जब आपको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब पाकिस्तानी फौज ने वहां अटैक किया है, उनके दहशतगर्दों को मारा है, उनके ठिकानों को निशाना बनाया है, तो उनसे ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है। हिंदुस्तान तो हमेशा से ही शांति की बात करता है, शांति को हमेशा बढ़ावा देने की बात करता है। आपके यहाँ जब मस्जिद में आम जनता की जब जाने गई थी ना, तो आपके यहाँ सवाल नहीं पूछे गए होंगे, सवाल हिंदुस्तान ने उठाए थे। क्योंकि अगर आप मुस्लिम आबादी की बात करते हैं, मुस्लिमों की उम्मा माने जाते हैं, तो हिंदुस्तान में भी मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। आपके यहाँ तो जब ईरान की जो बड़े नेता हैं, सुनिए, जब वो मारे गए तो जिन्होंने आवाज उठाई, आपने तो उन पर गोलियां चलवा दी। जब अफगानिस्तान पे दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, तो दहशतगर्दों से ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है। आप सवाल सुनने के बाद हौसला रखें जवाब देने का। आप सहाफी हैं, सहाफी बन के सवाल करें, आप सियासतदान ना बने। जब आप सवाल करती हैं तो जवाब का भी हौसला रखें। मालिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे आप इधर उधर की बातें मत घुमाइए हैदर जी। मैंने आपसे जवाब ही तो जानना चाहा, और जैसे ही अगर मैंने उस पर काउंटर कर दिया तो ये आप तो नाराज हो गए, बौखला गए। कर्नल मलिक, आखिर ऐसी क्या नाराजगी? मैंने क्या गलत पूछा है? क्या इंसानियत को मारना कुछ गलत हो जाता है सवाल पूछना? इनका तो जब पाकिस्तानी जब मारे गए तो सवाल पूछने तक की हिम्मत नहीं थी, या अमेरिका पर एक्शन लेने तक की हिम्मत नहीं थी। नैना जी, आप उस घाव पर हाथ क्यों रख देती है जहां इनको दर्द होता है? आप क्यों छेड़ देती है उस नासूर को, कि जो इनके लिए जो बहुत नासूर बना, जो इनके लिए दर्द है? आप इनसे पूछिए ना, इनको भारत से नफरत क्या है? अब देखो, जड़ पे, जब तक आप जड़ पे बात नहीं करो, आप दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पे, दहशतगर्द कार्रवाइयों को आप जो है वो सही समझते हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई। अच्छा, अब आता हूं मैं। नैना जी, पता है, देखिए, जब तालिबान अपनी पहली पारी खेल रहा था, ये ढोल नगा से बचा रहे थे। इनके पंजाब के अंदर ना इन्हें भंगड़े पा रहे थे लोग कि देखो, हमने भारत को हम कर देंगे, अब ठीक करेंगे। तालिबान जब वापस रिटर्न आया, जब अमेरिका को वहां से भागना पड़ा, अमेरिका हमको वहां शामिल करना चाहता था, हमने मना कर दिया। अल्टीमेटली अमेरिका को भागना ही था तो भागा। तो ये लोग तब भी डांस कर रहे थे, तब भी नाच रहे थे।
और बड़ी बड़ी अगर आप लंबी लंबी चुनावी ला के डांस कर रहे थे। इनको तकलीफ तब हुई जब मुकाबला कर तालिबान सकता ने है, ये रियलाइज तो किया आप वो क्यों नहीं कि लड़ रहे तालिबान? वर्ल्ड में रिकॉग्निशन के लिए तालिबान एक लड़े ना अच्छा पाकिस्तानी फौज से, देना क्यों है। नहीं लड़ रहे? वो तालिबान ने वहां के लोगों को सोचना शुरू किया। उसके बाद जब भारत से उनकी नजदीकियां शुरू हुई, देखिए भारत हमेशा, ना तो हम कभी एग्रेसर रहे, हम कभी नहीं रहे, हमारा इतिहास उठा लीजिए, हम सबक सिखाने वाले जरूर टाइम टाइम पर रहे हैं, जैसे कि ऑप सिंदूर में आपको अच्छा खासा सबक सिखाया गया और दोबारा से भी फिर सिखाने के लिए भी तैयार हैं। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि अफगानिस्तान की जैसे जैसे भारत से नजदीकियां बढ़ी, हमने उनको ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, उनको इंसान के तौर पे, इंसानियत के तौर पे उनको तरह तरह की मदद दी। अब इनको ये बात कैसे पच जाएगी? इनको तो नहीं पचने वाली है। और जो वो लाहौरी चूर्ण खाते हैं ना ये लोग, उस चूर्ण से तो इनका तबियत खराब होनी ही होनी है। और वो दवाई ऐसी है कि जो ये पूरी अपने आवाम को पिला पिला कर उनकी इस जहनियत को खराब करते हैं। ये एक जहनियत का सवाल है नैना जी, ये बात सवाल एयरफोर्स और आर्मी का नहीं है, ये एक जहनियत है जो वहां पे काम कर रही है, जिसका काम है घृणा को फैलाना, जड़ों को बिल्कुल जड़ों के। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं ना कि पेड़ तो मीठा है, पेड़ तो आम का है, उसके अंदर ये चीनी घोल के डाल रहे हैं और बोलते हैं कि देखिए हम तो कितने अच्छे लोग हैं, हम तो चीनी का पानी डाल रहे हैं। होता क्या है? ये पेड़ को सुखा रहे हैं, ये अपने सिस्टम को सुखा रहे हैं। जब तक आप ग्राउंड पे काम नहीं करोगे, अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए और अपने अंदर आपके जो वो है ना, जो आधिपत्य है आपके मौलवियों का, उनको उठा उठा के फेंकिए अरब सागर में और अच्छे लोग आइए। नहीं सर, अब तो सवाल उठाए जाने लगे ना। आपने तो जिक्र भी किया कि किस तरह से आसिम मुनीर और कुछ अभी इफ्तार पार्टी में तो बाकायदा ईरान पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इतने आंसू बहा रहे हो तो सीधे पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ। तो यहाँ पर मुस्लिमों की उम्मा को लेकर ही बड़े सवाल होने लगे हैं। वेल, पाकिस्तान से एक और खास मेहमान मेरे साथ रिटायर्ड मेजर नदीम शेख भी कनेक्ट हो चुके हैं। नदीम जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। ईद की बहुत मुबारकबाद आपको भी। जरा मैं बहुत मुबारक हो तमाम मीडिया। जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ सर, जरा ये बताइएगा कि इसके पहले सिर्फ ईद तक एक तरह से पाबंदी थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो, लेकिन जैसे ही ईद पूरी होगी ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब बलूचिस्तान ने उसका साथ देने की बात कर दी है। तो अब तो जिक्र ये है क्या 1971 वाला हाल बनता हुआ नजर आता है, जैसे बांग्लादेश हुआ आउट, अब बलूचिस्तान की बारी। देखिए, ये तो दिल्ली के ख्वाब में छींचड़े हैं और ये आप लोगों की पता नहीं कब की ख्वाहिश है, लेकिन ये इंशाल्लाह कभी पूरी नहीं होगी। बीएल का जहां तक ताल्लुक है, आपने कहा ये टोटल बलोची जो है पूरे प्रोविंस के अंदर इनकी तादाद 45 लाख है और टोटल 1.25 करोड़ की आबादी है, जिसमें ज्यादातर पख्तून है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप बात कर रहे हैं तालिबान की, कि वो तालिबान जो है ये गुरिल्ला वारफेयर में ट्रेन है, वो प्रोफेशनल आर्मी के साथ, एस्टैब्लिश डिफेंस के साथ टकरा नहीं सकते। वो माइनर ऑपरेशंस कर सकते हैं और उनके पास वेपन्स भी जो है लाइट वेपन्स होते हैं, हैवी वेपन्स उनके पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके पास क्लाशनकोव हैं और मोटर्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा मोटर भी अगर है तो वो 81 मिलीमीटर का मोटर है, जो कर्नल साहब अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैंने हमेशा इस क्लिप में कहा, आपने तमाम प्रोग्रामों से दरख्वास्त की कि मुझे एक क्लिप दिखा दें जिससे मैं अफगानों ने 2600 किलोमीटर पर लगी हुई हमारी कोई फेंस जो बार्ब वायर की लगी हुई है वो उसको ब्रेक किया हो। आप देखिए, फेंस के आगे 20 फीट की डिच है जो कि तकरीबन 15 फीट गहरी है और उसके आगे फिर आप देखिए माइंस लगी हुई हैं। तो ये कभी भी अटैक करिए कि जो भी अगर या फौजी है तो वो समझ सकता है मेरी बात, कि आगे किलिंग एरिया होता है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसके बाद माइन एरिया होता है और फिर नो मैंस लैंड होता है। अभी हमने क्या किया कि इस मौके से फायदा उठा के जो उनके आगे पोस्टें थी जिसमें छुप के बैठ के वो हमसे फायर करते थे या स्नाइपर फायर करते थे, हमने वो सारी पोस्टें फ्लश टू ग्राउंड कर दी है। तो अब इंशाल्लाह वो हमारे जो फौजी कभी बाहर निकले अपनी चेक पोस्ट से और उसको निशाना बना दिया उन्होंने स्नैपर ने, वो अब नहीं कर सकेंगे। नदीम तो साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि ये ने सारी बातें पाकिस्तान के आवाम को आप कहते हैं तो बिल्कुल बहुत वो खुश हो जाती होगी, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से तस्वीरें सामने आती हैं, पूरी दुनिया के सामने तस्वीरें सामने आ रही है। वो कह रहे हैं भाई हमने खासतौर से ड्रोन लाइन पे कई बड़ी चौकियों पर हमने कब्जा कर लिया है। तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से लोगों को मारा गया और अब तो ये भी कहा गया कि आपने 400 मारे हैं तो जवाब 4000 के रूप में दिया जाएगा। लेकिन साहे सर, मुझे एक बात जरा बताइएगा, नदीम जी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि ईद तक की खासतौर से सीज फायर की बात कही गई थी, जैसे मैंने 71 की बात की तो इधर उधर करते हुए बात अलग रूप में जाती हुई नजर आ रही है। ये ऑपरेशंस की जो बात कर रहे हैं वो ऑन ग्राउंड कितनी रियल नजर आती है सर? मेजर नदीम ने एक टैक्टिकल चीज बताई आपको कि हम कैसे बैरिकेड्स बनाते हैं और उसके अगल बगल क्या होता है। ठीक है, वो होता है, बिल्कुल होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये डिनाई कर देंगे कि अफगानिस्तान से
इनके तरफ अटैक्स नहीं हो रहे या इंकर्शंस नहीं हो रहे, इनकी बॉर्डर एक्शन टीम बड़ी इफेक्टिव है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज हैं? बिकॉज एक तो रियलिटी है ना कि अफगानिस्तान की तरफ से इनके अंदर घुस के अटैक्स हो रहे हैं, और कहां तक हो रहे हैं? पूरे बलोच के डीप इनसाइड क्वेटा तक, आर्मी हेडक्वार्टर तक। वो एक दिन इनके एक अच्छे खासे पुलिस स्टेशन को लूट कर वापस ले गए, और फिर फोटोग्राफ्स दिखाई कि इनके रेडियो सेट्स, इनके मीडियम मशीन गन्स उन्होंने फिजिकली उठा लिए। दैट मींस वो पूरा स्टेशन और उसकी सिक्योरिटी अबैंडन करके चली गई होगी। तो इसको ये मेजर साहब को समझना चाहिए कि ठीक है, टैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में कुछ काम कर पा रही है? ये एक रियलिटी है नैना कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान अगर आपस में मिल गए तो वो दिन दूर नहीं है जबकि पाकिस्तान का एक और डिवीजन पॉसिबल है, क्योंकि ये बलूचिस को मिसट्रीट करते हैं, उनको यूज एंड थ्रो के तहत रखते हैं, वहां का सारा खनिज निकाल लेंगे और उनको गरीबी में छोड़ देंगे। वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया है जब से इन्होंने उधर अपना इख्तियार किया है। वहां की जो गवर्नेंस है वो पता नहीं इस्लामाबाद से कितनी अलाइंड है, नहीं अलाइंड है, वो बजट की लड़ाई नहीं करते, तो लोकल लोग उनकी लोकल गवर्नेंस के खिलाफ है। बीएलए ने अपना रूट अफगानिस्तान में रखा हुआ है, तो बलूच यहाँ से लड़के अफगानिस्तान में सीपैक चल रहा है, पूरे अफगानिस्तान में सीपैक चल रहा है, ग्वादर पोर्ट उधर है, कोस्टल हाईवे उधर है, सारी यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं। ये तो इस तरह के चंद ये जो गद्दार आपके साथ बैठे हुए हैं, ये इस तरह के जो भी यूएसए में बैठे हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बहुत अच्छी तरह से ठोक दिया है। अब ये दोबारा सर उठाने का काबिल नहीं है। ये अभी यूएसए वगैरह में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे सर। यहाँ पे ये मेजर शेख नदीम जो आवाज उठाएगा वो आपके लिए गद्दार है क्या? जो आवाज उठाएगा, अपने अधिकार मांगेगा, वो गद्दार है क्या? मेजर साहब हथियार उठाता है, हाँ मेजर साहब, मैं ये कह रहा था कि एक बार आपको कहीं ना कहीं एक देखना पड़ेगा कि बलोच आपसे नाराज क्यों हैं। ठीक है, ये जो बाहर के लोग हैं किसी दूसरे मुल्क से मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि बलोच आपसे नाराज क्यों हैं। चलिए मान लिया तालिबान अफगानिस्तान जो आपके द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ था, वो अब आपसे नाराज है, उनके भी चलिए वहां पे कोई तीसरा वर्ग हो रहा होगा, कोई दूसरे नेशन के लोग। बलोच तो आपके अपने मेजर साहब, वो क्यों नाराज हैं? वहां पे क्यों इतनी गरीबी है? वहां पे क्यों आपने सीपीईसी के तहत और उसके अगल बगल के कॉरिडोर में चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज को अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं खनिज ले जाने के, और उनसे वापस में आप कुछ नहीं ले रहे हो, लोकल्स को कुछ नहीं दे रहे हो। वहां की आबादी को जॉब दिलाई, वहां की आबादी को जॉब दिलाई। अहमद मस्तिकान जी, जब वहां पर जॉब है, सीपैक चल रहा है, तो फिर क्यों वहां पे बलूचिस्तान के लोग विद्रोह पर उतर आए हैं? सारे लोग देखें, पूरा कोयटा शहर बेहतरीन तमाम बलूचिस्तान से ही चल रहा है। बिल्कुल, वहां पर दूध और शहद की जो है ना, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। पाकिस्तान में भी नहीं है यार। वहां पर इन्होंने हमारे बलोचों के खून से, हमारे और इन पंजाबी जो अमेरिका के दलाल हैं, हमारे और इनके दरमियान हमारे हजारों शहीदों का खून बीच में है। हमारे शहीदों की खून की नदियां बह रही हैं। हम इसको पार करके इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। 1 साल हो गया है। इतना गुस्सा क्यों है, बस ये बता दीजिए 20 सेकंड के अंदर, इतना गुस्सा क्यों है? वो तो कह रहे हैं जॉब दिलवाई है, सारी संप्रदा तो यहीं पर ही है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, गुस्सा इसलिए है कि इनका जो मुल्क बनाया था अंग्रेज के एजेंट ने, वही जिन्ना मरदूद ने, जो सबसे पहले अमेरिका से उसने भीख मांगी थी $2.5 अरब की अपने फौज के लिए, और $1 अरब के अपने एयरफोर्स के लिए, और $800 मिलियन नेवी के लिए। ये जिन्ना मरदूद ने, जिन्ना के ऊपर हम बलोच खामोश कर रहे हैं कि ये हमारे बानी के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। इस बेगैरत को आप यहाँ पे हमें बिठा के इससे बेगैरत से गालियां सुनवा रहे हैं। इस खबीस के बच्चे को मुंह बंद करा है इसका। हम तभी से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बेगैरत को तो इसकी औकात सिखा सकते हैं। ये नाजायज औलाद है अपने माँ बाप की, और यहाँ बैठ के गद्दारी की बातें कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बैड गवर्नेंस है। पूरे पाकिस्तान में भी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। हाँ, अगर पूरे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और बलूचिस्तान में नहीं बह रही, बिल्कुल ज्यादा। बलूचिस्तान की आबादी देखिए, बलूचिस्तान का रकबा तकरीबन 43% मतलब आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, वहां पर दूध शहद भी अब पा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन अहमद मस्तिकान जी इस बात पे हंसने लगे। और दूसरी बात तो ये हो जाता है कि बलूचिस्तान से ही तो पूरा पाकिस्तान चल रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा 40% पाकिस्तान का एक हिस्सा, उससे ही पूरे पाकिस्तान में सिंध या पंजाब में उसकी सारी, ये कहा जाता है कि उसकी पूरी मलाई तो उधर पहुंचा देते हैं। यही इसी बात की तो नाराजगी है।
है। वक्त इतना ही था, लेकिन मैं जाने के पहले नदीम शेख जी आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आप कहते हैं कि जो विदेश में बैठे हैं वो आपके लिए गद्दार हैं, तो आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहाँ है? कौन से सेफ हेवन पाकिस्तान में बनाकर बैठे हैं? लंदन क्या पाकिस्तान में है? क्या आपके लिए वो गद्दार है? और आपके तमाम ऐसे बड़े अधिकारी और पूर्व प्रधानमंत्रियों की फहरिस्त है जनाब जो बाहर बैठे हैं। जरा सोच समझ कर बोलेगा कि गद्दार कौन है या कौन नहीं। आवाज बुलंद करने वाले को गद्दार का तमगा दे दिया जाता है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।